नमस्कार, महीना एंड की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। इस खास पेशकश में जो सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा सवाल है वो यही है जो हम उठा रहे हैं। इनफैक्ट देश का जो हर आम नागरिक है उसके दिलो दिमाग में भी ये सवाल काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि आखिरकार ये जो ऊंची ब्याज दरें हैं उनसे कब राहत मिलने वाली है। दरअसल आरबीआई की बैठक होने वाली है, 2 हफ्ते बाद इसका फैसला आता हुआ दिखेगा और उसमें क्या होने वाला है, क्या ब्याज दरों में कटौती होती हुई नजर आएगी नहीं आएगी, इस सवाल का जवाब हम इस खास पेशकश, इस खास चर्चा के जरिए लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इकोनॉमी के बड़े जानकार हैं, सरकार की नीतियों, आर्थिक नीतियों पर गहरी पकड़ रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमी की नब्ज को समझते हैं और उसी नब्ज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या महंगे कर से हमें और हर आम नागरिक को जल्द राहत मिलने वाली है या नहीं। और इसी सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश भी करेंगे कि आरबीआई की पॉलिसी बैठक में आखिर क्या होने वाला है। अरुण जी से यही समझने की कोशिश करते हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए आज निकाला। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 4 से 6 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी बैठक होने वाली है, उसमें जो फैसला निकल के सामने आएगा, क्या ये उम्मीद करना या इस चीज़ की महत्वाकांक्षा रखना, अगर मैं सही शब्दों में आपको कह सकूं, कि ब्याज दरों में कटौती हो जाएगी, आरबीआई जो रेट कट का बटन है इस बार दबा देगा, क्या ये इच्छा रखना, क्या ये उम्मीद रखना सही होगा? देखिए, आज की जो परिस्थिति है दुनिया में, वो बहुत उथल पुथल की परिस्थिति है। ट्रम्प साहब आए हैं, वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अपने कैबिनेट में लोगों को रखा है, वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव और राइट विंग किस्म के लोग हैं जिनको उन्होंने चुना है। मुझे लगता है कि दुनिया में, जैसे उन्होंने कहा, टैरिफ बढ़ा देंगे। चीन पे तो 60% तक बढ़ा देंगे, बाकी देशों पे 10 से 20% तक बढ़ा देंगे। इसका असर दुनिया में एक तरह से डीग्लोबलाइजेशन की तरफ होगा। क्योंकि चीन के जब आप एक्सपोर्ट पे लगाम लगाएंगे तो चीन दुनिया की दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वहां पे जब कमजोरी आएगी, जहां वहां कमी आएगी, तो सारी दुनिया के देशों पे असर पड़ेगा। भारत पे भी असर पड़ेगा। अगर 10 से 20% का अगर वहां पे टैरिफ लगा दिया तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी असर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उथल पुथल है दुनिया में, वो अगले आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी। और जब अनसर्टेनिटी होती है तो उस समय पॉलिसी में कदम और सही कदम उठाना बहुत ही कठिन हो जाता है। और मेरा मानना है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आरबीआई निश्चित करता है, और जो फिस्कल पॉलिसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो बनाती है, इसमें दोनों में तालमेल रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें तालमेल नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था ठीक से चलेगी नहीं। तो मैंने देखा है कि पिछले दिनों में, और सबने भी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोशिश कर रही है कि आरबीआई रेट काट दे। वो इसलिए रेट काटने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, वो तेज हो जाए। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो जो कॉस्ट है कैपिटल का, वो कम हो जाता है और उसका असर पड़ता है। लेकिन उसमें एक चीज की कमजोरी है जो आज हमारे नीतियों में, वो ये कि जो डिमांड है, डिमांड आज कम है। जो आरबीआई का डेटा आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, जो संग्रह क्षेत्र का होता है, वो दिखा रहा है कि हम 70 से 75% के बीच में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रहे हैं। और ये जो कमजोरी है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट काटने पे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ेगा। जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80-85% तक नहीं पहुंचता, तब तक फिर आप अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे। उदाहरण के तौर पे, अगर आपकी कैपेसिटी है 100 कारों की उत्पादन की, और आपकी 70 या 75 कारें बिक रही हैं, तो आप कैपेसिटी को 110 बढ़ा के क्या करेंगे, और आपके जो अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी रहेगी। तो ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए अर्थव्यवस्था में डिमांड का जनरेशन जरूरी है। और इसीलिए देखा गया है कि जो हमारे नेशनल इनकम का आंकड़ा आता है, जैसे अभी भी आने वाला है, तो वो नेशनल इनकम के आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो अगर हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट 6, 6.5, 7% भी है, तो जो कंजम्पशन का ग्रोथ रेट है वो 3-3.5% ही है। तो ये कंजम्पशन का ग्रोथ रेट कम क्यों है, इसके पीछे हमको सोचना पड़ेगा। और उसके लिए फिस्कल नीतियां जो हैं, पॉलिसीज हैं, उन पे थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा। जैसे कि इन्फ्लेशन जब तेज होता है
तो उससे गरीब आदमी की जेब पे असर पड़ता है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मिडिल क्लास की जेब पे असर पड़ता है, उससे परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जो वेल ऑफ तबका है उसी को फायदा होता है इन्फ्लेशन से। जब इन्फ्लेशन होता है तो उनकी आमदनी बढ़ती है, और जो गरीब है, मिडिल क्लास है, उसकी आमदनी कम हो जाती है। तो इसलिए जब उनकी आमदनी कम हो जाएगी रियल टर्म्स में, तो फिर वो परचेज कम करेंगे मार्केट में। जब परचेज कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर 100 रुपए आप एक अमीर को देंगे तो उसमें से 5 रुपए खर्च करेगा, 95 रुपए बचा लेगा, क्योंकि जो उसको कंजम्पशन करना है वो तो कर ही रहा है। लेकिन जब गरीब आदमी के जो आप 100 रुपए देंगे तो पूरा 100 रुपए खर्च कर देगा। वो अपनी पत्नी के लिए कोई चप्पल खरीद लेगा, अपने लिए कुछ जग शर्ट खरीद लेगा, बच्चों के लिए स्कूल बैग खरीद लेगा, किचन के लिए कटोरी खरीद लेगा। तो डिमांड पूरी रहेगी। तो अगर हमारी जो आज डिमांड कम है, तो इसका मतलब है कि जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसके हाथ में परचेजिंग पावर पे असर पड़ रहा है। ये फिस्कल पॉलिसी के जरिए अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखें, उनको कम करें, जैसे पेट्रोलियम वगैरह गुड्स हैं, तो उससे जो इन्फ्लेशन कम होगा। बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस में और कहीं कटौती कर सकते हैं, तो वो कटौती करें जिससे कि दामों पे असर पड़े, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए। कृषि में जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट तेज है, वहाँ पे कृषि में जो पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है, जिससे कि सब्जी फल जिनके जो दाम बड़ी तेजी से पिछले दिनों में बढ़े हैं, वो कुछ कंट्रोल में आ जाएं, तब जाके जो कुछ राहत होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इंटरेस्ट रेट की जो नीति जो आरबीआई जो अभी घोषित करेगा, जैसे आपने कहा 4 और 7 के बीच में उनकी मीटिंग होगी, तो वहां पे इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही इंटरेस्ट रेट पे उनका कोई कदम उठेगा। इसके साथ एक चीज और है कि जो हमारा फॉरेन कैपिटल देश में जो आता है, हाँ। वो इस पे निर्भर करता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट यूएस के इंटरेस्ट रेट से किस प्रकार उसके कम है या ज्यादा है। तो हमारा इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा रहता है तो फॉरेन कैपिटल आता है। अभी देखा गया है कि ये अनिश्चितता के चलते हुए फॉरेन कैपिटल बाहर जा रहा है, और स्टॉक मार्केट में गिरावट हो गई है, और उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज के भंडार भी कम हुए हैं, उससे हमारा रुपया भी कमजोर हुआ है। जब रुपया कमजोर होता है तो देश में जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी और तेज हो जाता है। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम इंटरेस्ट रेट कम करते हैं और कैपिटल बाहर जाने लगता है और तेजी से, तो उसका जो असर हमारे रुपए पे पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा। हालांकि उससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे जरूर, लेकिन अगर रुपया कमजोर होगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, और जो इन्फ्लेशन का असर होगा वो फिर डिमांड पे पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही इंटरेस्ट रेट की नीति निर्धारित करनी चाहिए। सर, आपने बहुत सारे मुद्दे हैं एक साथ उठा दिए हैं। आपने महंगाई की बात करी, सरकार की ओर से प्रेशर की बात करी, आप डिमांड की बात कर रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यूएस में क्या होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फॉरेन आउटफ्लो जो हो रहा है, रुपए में कमजोरी आ रही है, सारी बातें आपने करी। मैं एक एक करके आपसे विस्तार में समझने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं महंगाई के ऊपर आता हूं सर, जो कि मेन मुद्दा है। लेटेस्ट नंबर जो हमारे सामने आया था सीपीआई यानी कि खुदरा महंगाई का 6.2% पर पहुंच गई है। 6% का जो कंफर्ट जोन है आरबीआई का, उसके भी पार चली गई महंगाई, 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंचती हुई दिखी है। इससे जो महंगाई जो बढ़ रही है, उससे रेट कट होने की जो गुंजाइश है वो और कम होती हुई दिख रही है। बावजूद इसके कि यूएस में हम देख चुके हैं कि 2 बार ब्याज दरों में कटौती हो चुकी है। हालांकि वहां के जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, उन्होंने भी ये इंडिकेट कर दिया है कि शायद आने वाले समय में ये जो 2 रेट कट्स हो चुके हैं, उसके बाद दरों में कटौती की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ सकती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कि हमारी महंगाई ज़्यादा है, यूएस में जो होना था वो हो चुका है, अब यहाँ से बहुत तेज रेट कट्स नहीं होंगे। अब आपके आरबीआई के सामने जो मुश्किलें हैं वो कितनी कठोर, उनका रास्ता जो है वो कितना मुश्किल आपको नजर आ रहा है? देखिए, आरबीआई का रोल जो महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत कम है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है, वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से आप डिमांड को जो रेगुलेट करते हैं, सप्लाई को नहीं रेगुलेट कर सकते। जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे सीरियल्स हैं, या जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो बाहर से इंपोर्टेड होते हैं, उनका जो इंटरनेशनल प्राइस पे निर्भर करता है, उस पे जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का कोई असर नहीं होता। ये सप्लाई शॉक्स हैं। ये सप्लाई शॉक्स जो होते हैं, इनको जो आप डिमांड से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। डिमांड आप कम कर सकते हैं, लेकिन उससे तो उत्पादन कम होगा, उससे हमारा जो ग्रोथ कम होगी। तो इसलिए उसका असर एक तरह से ये माना जाए कि स्टैगफ्लेशनरी होगा, कि एक तरफ अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कम हो जाएगी और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन तेज रहेगा, क्योंकि जो आरबीआई की नीति है उस पे इन्फ्लेशन पे जो वहाँ से आ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, एनर्जी से, और जो वेजिटेबल्स और फूड आइटम से, उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो आरबीआई की नीति है, अब ये तो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया, अभी जो मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट की नीति है वो इस पे निर्धारित करनी चाहिए कि उसमें
फूड के प्राइसेस और एनर्जी के प्राइसेस बाहर रख के और बाकी जो है उसके आधार पे उनको रखना चाहिए। और मैंने भी एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि इन चीज़ों पे आरबीआई के इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का असर नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी से अगर हम ग्रोथ बढ़ा सकें तो वो करना जरूरी है, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए इस समय एक ये है कि थोड़ा ग्रोथ बेटर हो, खासकर असगर क्षेत्र में, तो उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट की नीति अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उस लिहाज से इंटरेस्ट रेट फिर काटना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि आज की उथल पुथल में ये कदम उठाना काफी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कैपिटल जो बाहर जा रहा है स्टॉक मार्केट से वो और तेजी से ना चला जाए। खासकर इस समय यूक्रेन की स्थिति भी बड़ी एकदम से बिगड़ी है, क्योंकि बाइडेन साहब ने अलाउ कर दिया यूक्रेन को रशिया के अंदर अटैक करने में, और रशिया ने अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया है। ये एक बहुत ही परेशानी का सबब है। इस इतने परेशानी के उसमें कोई बहुत बड़ा कदम आरबीआई उठाए जिससे कि परेशानी और बढ़ जाए, वो मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे। और इसीलिए मेरे ख्याल में शक्तिकांत दास बार बार कह रहे हैं कि अभी चीज़ें स्टेबल नहीं हुई हैं, जो प्राइसेस हैं वो भी अभी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं। तो आरबीआई तो प्राइसेस को देख के इंटरेस्ट रेट पॉलिसी निर्धारित करता है, अगर वो उसी पे कायम रहे तो फिर तो इंटरेस्ट रेट नहीं काटेंगे। तो इसलिए कई चीजें हैं, अब वो कहाँ पे किस चीज को क्या वेटेज देते हैं, क्योंकि जो मैंने कई सारी जो चीजें गिनाई उनको हर एक को वे करना पड़ेगा कि कौन सा कदम ज्यादा बेहतर रहेगा, किसका कितना असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे। तो कितना वेट जो एमपीसी के मेंबर्स हैं वो किस चीज पे कितना वेट देंगे, उस पर निर्भर करेगा कि क्या कदम उठाएगी आरबीआई। सर, आप कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत उथल पुथल है, अभी स्टेबिलिटी आना बाकी है। खुद आरबीआई गवर्नर ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, लेकिन सरकार तो प्रेशर बना रही है। चाहे आप पीयूष गोयल के कमेंट देख लीजिए जो कि कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक को रेट कट करना चाहिए। सब्जियों की जो महंगाई है, जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो कि ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है सीपीआई इन्फ्लेशन में, उसको बाहर रखना चाहिए। एनर्जी यानी कि पेट्रोल डीजल को बाहर रखें, तो फिर क्या फिर बचेगा क्या सीपीआई में? सर, ये जो प्रेशर बनाए जा रहे हैं, वित्त मंत्री भी कह रही हैं कि आपको एमएसएमई हुआ, जो छोटा तबका है व्यापारियों का, उसको मदद करने के लिए ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। तो एक तरह से सरकार तो साफ तौर पे इंडिकेट कर रही है और इनफैक्ट प्रेशर भी बना रही है। ये जो प्रेशर टैक्टिक्स सरकार की ओर से अपनाए जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कितना वाजिब है? क्योंकि आपके सर जो वक्तव्य है उससे तो यही इंडिकेट हो रहा है कि फिलहाल अभी रेट कट की गुंजाइश तो नजर नहीं आती। जी हाँ, अभी नहीं मुझे नजर आता कि जो इस स्थिति में आरबीआई कुछ रेट कट करेगा। हालांकि प्रेशर जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो एमएसएमई की जो परेशानी है वो एमएसएमई की परेशानी भी डिमांड से ही जो लिंक्ड है। उसके लिए फिस्कल पॉलिसी का असर ज्यादा होगा बनिस्बत इसके कि आरबीआई रेट कट करे, उसका असर होगा। आरबीआई के रेट कट करने से अगर हमारा इन्फ्लेशन तेज हो जाता है, अगर रुपया गिरावट पे आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने लगता है, तो उसका उल्टा ही असर पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो फिस्कल पॉलिसीज हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है, ये वेजिटेबल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, इन पे लगाम लगाने का। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्ट करे इस पे, और तब अगर वो आरबीआई को कहे कि भाई अब ये हमने जो कंट्रोल कर लिया है जो सप्लाई शॉक्स हैं, तब मुझे लगता है कि आरबीआई शायद उस समय मान जाए रेट कट करने के लिए। ठीक है। सर, दरअसल सरकार का इसके पीछे जो मंशा है या फिर जो मोटिव है वो यही है कि जो ग्रोथ रेट है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा सके। आरबीआई कह रहा है कि FY25 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें 7.25% के आसपास की ग्रोथ रेट आएगी, लेकिन अभी सर अगले हफ्ते ही जो अगले हफ्ते के अंत पर जो नंबर्स आ जाएंगे जीडीपी के, माना जा रहा है कि उसमें 6.5% के आसपास की ग्रोथ रेट आ सकती है, ऐसा इकरा का अनुमान है। और पूरे साल के लिए उनका मानना है कि 7% के आसपास की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले 3 साल से हम मेंटेन कर भी रहे हैं। तो इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए, और जैसे आप कह भी रहे थे कि प्राइवेट केपेक्स को अगर सपोर्ट करना है तो दरों में कटौती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ को स्पर करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, सहारा देने के लिए सरकार की ओर से जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इतनी अच्छी ग्रोथ रेट के बावजूद जो आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन फ्लाइट हो रहा है, यहाँ से जो विदेशी निवेशक निकल रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2C फैक्टर, जिसमें एक करेंसी है और दूसरी तरफ क्रूड है। हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है, हमारे लिए दिक्कत की बात है, लेकिन उसके साथ साथ क्रूड भी सस्ता हो रहा है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सर अब सरकार को क्या करना चाहिए? ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करें या आरबीआई को सपोर्ट करें, मदद करें? मेरे ख्याल में ये मिनिस्ट्री को डिमांड जनरेट करनी चाहिए अर्थव्यवस्था में, उसके लिए रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी है। जबकि वो बजट में हर बार वो जो जो यहाँ पे जो स्कीम्स होती हैं जहाँ पे रोजगार पैदा होता है उन्हीं को कट कर देते हैं।
तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो डिमांड की समस्या है, खासकर निचले तबके की, तो जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इन सब स्कीम्स पे कटौती हो जाती है और हम बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर हैं और जब बड़े बड़े हाईवे हैं इन पे कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो मॉडर्न फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण है और जो बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण है वो बहुत मैकेनाइज्ड हो गया है। वहां पे पहले सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, आज 10 लोग काम करते दिखते हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स और क्रेन्स के साथ। तो इसलिए ये जो स्कीम्स हैं जहाँ पे कि सरकार तवज्जो दे रही है, जो 11.11 लाख करोड़ का जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो सेंट्रल बजट में है, वो ज्यादातर जा रहा है उन स्कीम्स में जहाँ पे कि कैपिटल इंटेंसिटी ज्यादा है, उसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज्यादा नहीं होगा। तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उनको अगर सरकार ज्यादा तवज्जो देगी तो उससे फिर जो डिमांड जनरेट होगी अर्थव्यवस्था में नीचे के लेवल पे। तो जैसे मैंने कहा कि अगर गरीब के हाथ में 100 रुपए जाता है तो पूरा 100 खर्च कर देगा, अगर जो बेटर ऑफ सेगमेंट्स है उनके हाथ में जाता है तो उसका एक छोटा ही हिस्सा जो खर्च करते हैं, तो उससे डिमांड जनरेशन नहीं होता। इसीलिए जो हमारे जो एनुअल डेटा आता है जीडीपी का, उसमें दिख रहा है कि अगर जीडीपी 7% बढ़ रहा है तो जो रेट ऑफ ग्रोथ कंजम्पशन का वो 3.5% ही बढ़ रहा है। तो ये जो परेशानी है और इसके लिए आरबीआई कुछ नहीं कर सकती ज्यादा। इसके लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करना है कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, किस प्रकार से जो गरीब हैं उनके हाथ में ज्यादा परचेजिंग पावर जाए और उससे डिमांड जनरेट होगी। जो डिमांड जनरेट होगी तो फिर जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का भी बढ़ेगा और वो इंटरेस्ट रेट नहीं भी कम होता है तो भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा जरूरी है। डिमांड के बिना आप चाहे कितना कंसेशन दे दीजिए, आप देखिए जो 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को जबरदस्त काटा गया था, कॉर्पोरेट सेक्टर के पास अतिरिक्त 1.6 लाख करोड़ रुपया आया था, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं किया। उससे जो उनका डेट था उसको खत्म किया गया, उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव की गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट उससे नहीं बढ़ा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो तभी बढ़ेगा जब डिमांड होगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 70-75% के करीब है वो जब 80-85% पहुंच जाएगी तो जब प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। तो सरकार को जो कोशिश भी है, उन्होंने 5 लाख से 7.5 लाख किया, 7.5 लाख से अब 11.11 लाख करोड़ रुपए किया है। तो उनका था कि क्राउडिंग इन होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, पर वो क्राउडिंग इन नहीं दिख रहा है। इसलिए बार बार निर्मला सीतारमन जी हैं वो कह रही है प्राइवेट सेक्टर को कि अब आपकी बारी है, अब आप अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, पर वो तो तभी बढ़ाएंगे जब डिमांड होगी। तो इसलिए इसमें सरकार का रोल है और आरबीआई सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है। बावजूद इसके कि आप आरबीआई के ऊपर प्रेशर बनाएं, आप इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने के ऊपर फोकस करें। सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो नई नौकरियां पैदा करें और नया निवेश की और जो बढ़ावा है इकोनॉमी में उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके चले। लेकिन सर, आपका क्या अनुमान है, अगले हफ्ते जब ये जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आएंगे तब भी आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आप हमें थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर, क्योंकि ज़्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं वो तो यही मान के चल रहे हैं कि इस बार 6.5% के आसपास ही ग्रोथ आएगी। आपका क्या अनुमान है? देखिए, मेरा तो ये अनुमान रहता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में दो हिस्से हैं, संघर्ष क्षेत्र और असंघर्ष क्षेत्र। संघर्ष क्षेत्र तो अच्छा कर रहा है, लेकिन असंघर्ष क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है। और उसीलिए क्योंकि वहां पे 94% लोग काम करते हैं, तो वहां पे जो बेरोजगारी है वो इसीलिए है क्योंकि वहां पे काम जनरेट नहीं हो रहा। तो संघर्ष क्षेत्र में काम इसलिए नहीं जनरेट हो रहा क्योंकि वहां मैकेनाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है। और असंघर्ष क्षेत्र में काम इसलिए नहीं जनरेट हो रहा है क्योंकि वहां पे पूरा जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे हालत काफी खराब है। और जो डिमांड है वो असंघर्ष क्षेत्र से संघर्ष क्षेत्र में चली गई है। जैसे कि अगर आप देखें तो ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नेबरहुड स्टोर्स हैं उनकी परेशानी बढ़ रही है। उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, आप देखें प्रेशर कुकर सेक्टर है, लगेज सेक्टर है, इन सब में भी यही दिख रहा है कि जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो हमें अपने असंगठित क्षेत्र को सपोर्ट करना वो बहुत जरूरी है। तो सरकार को कदम उठाने चाहिए कि जो माइक्रो सेक्टर है जिसमें 6 करोड़ यूनिट्स हैं और जिसमें एमएसएमई का 97.5% रोजगार पैदा होता है, वो जब परेशानी में होगा तो फिर आपके यहाँ डिमांड की कमी होगी। तो माइक्रो सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को हमें डिवाइड कर देना चाहिए, माइक्रो सेक्टर को अलग और स्मॉल और मीडियम को अलग। क्योंकि जो कंसेशन अभी एमएसएमई को दिए जाते हैं वो मीडियम और स्मॉल के पास तो पहुंचते हैं, माइक्रो के पास नहीं पहुंचते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, जीएसटी को रिफॉर्म करना चाहिए जिससे कि जो माइक्रो सेक्टर को जो धक्का लगा जीएसटी के बाद
वो जो खत्म हो जाए तो माइक्रो सेक्टर तेजी पे आएगा, स्मॉल सेक्टर तेजी पे आएगा, और तब जब रोजगार पैदा होगा। उसी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य, जो रोजगार पैदा जब वहां पे बहुत होता है, उसमें जो तेजी से बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो ये कुछ कदम अगर बजट से फिस्कल अगर जो अडॉप्ट करेगा, तो फिर आरबीआई पे प्रेशर बनाया जा सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अभी रेट ऑफ ग्रोथ है, वो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो संगठित क्षेत्र का तो अच्छा दिखेगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अच्छा नहीं दिखेगा, और वहीं पे परेशानी है। सर, आपने ये तो बता दिया कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, यानी कि घरेलू स्तर पर हमें क्या करना चाहिए। डिमांड पैदा करनी चाहिए, हमें ज़्यादा नौकरियां पैदा करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ग्लोबल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आरबीआई गवर्नर फैसला लेंगे और उनका जब कमेंट्री आएगी पॉलिसी के बाद, तो ग्लोबल फैक्टर्स उनकी भाषा शैली में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रेट कट का सिनेरियो बनना है या हमारे लिए ग्लोबल सपोर्ट आना चाहिए, उसके लिए क्या देखना चाहेंगे? क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होनी चाहिए? ट्रंप साहब ऐसे क्या फैसले लें? बाइडेन को जाते जाते क्या करना चाहिए? आप क्या देखना चाहेंगे सर, ग्लोबल सपोर्ट आने के लिए, रेट कट का सिनेरियो बनने के लिए ग्लोबल पिक्चर पर क्या बदलना चाहिए? देखिए, ग्लोबल पिक्चर बहुत ही कंफ्यूज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यूक्रेन में परेशानी एकदम से बढ़ गई है। जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस है वो बढ़ा हुआ है। वहां पे अगर वो स्प्रेड करता है तो ईरान में और बाकी सीरिया में और लेबनान में वो फैलेगा, तो और ज़्यादा उससे परेशानी होगी। वेस्ट एशिया जब इम्पोर्टेंट है हमारे एनर्जी के लिए, तो अगर वहाँ पे क्राइसिस हुआ यूक्रेन में और जब वेस्ट एशिया में बढ़ा, और लगता है कि बाइडेन साहब ने जो अभी कदम उठाया है उससे वो वहाँ पे क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्राइसिस अगर बढ़ेगा तो और ज़्यादा परेशानी होगी, और इसलिए फिर रेट कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें अपना क्योंकि जब यूक्रेन में परेशानी होगी और बाकी जगह, तो स्टॉक मार्केट्स पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा दुनिया भर में। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो स्थिति है उसमें जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो हमारे बिल्कुल काबू में नहीं है। और ट्रंप साहब ने जो इंडिकेट किया है कि वो टैक्स लगा देंगे, टैरिफ्स बढ़ा देंगे, और वो इंडिया को कहते हैं कि टैरिफ किंग, वो कहते हैं इंडिया भी बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। और खासकर हम तो पिछली बार देखा था वो हार्ले डेविडसन, जो कि मतलब एक नेग्लिजिबल अमाउंट है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, है ना, उसके पीछे वो पड़े हुए थे। और उसकी वजह से उन्होंने जो हमारा जो जनरल प्रेफरेंस था जो ट्रेड में, वो खत्म कर दिया, और उन्होंने जो हमारे टैरिफ लगा दिया, और हमें हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उन पे टैरिफ लगाएं। हालांकि हमने बात की थी कि हम भी उन पे के कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज वगैरह पे टैक्स लगाएंगे, पर हम टक्कर नहीं ले सकते हैं अमेरिका से। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ट्रंप साहब के आने का जो अभी दिख रहा है, और उन्होंने किस प्रकार के लोगों को अपॉइंट किया है वहां पे, उससे लगता है बहुत ही कंजर्वेटिव स्विंग होगा। और ये कंजर्वेटिव स्विंग जो होगा, उससे सारी दुनिया में जो डीग्लोबलाइजेशन होगा उसका असर सबकी सब अर्थव्यवस्थाओं पे पड़ेगा। उस स्थिति में हमें अपनी जो इंटरनल पॉलिसीज हैं उन पे ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। इंटरनल डिमांड जनरेट करना बहुत जरूरी हो जाएगा, उसके लिए फिस्कल बहुत जरूरी है। आरबीआई की नीति इतनी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे, जहां से मैंने डिस्कशन को शुरू किया था वहीं पर लेके जाने की कोशिश करता हूं। अब नहीं तो कब? यानी कि अगर इस पॉलिसी में नहीं, जो दिसंबर में होने वाली है, तो फिर कब आप समझते हैं सर कि जो परिस्थितियां हैं वो रेट कट की तरफ अनुकूल होती हुई दिखेंगी? आपका क्या मानना है सर, अगर दिसंबर में नहीं तो क्या इस वित्त वर्ष में, यानी कि जनवरी मार्च क्वार्टर में हो जाएगा, या फिर हमें इस वित्त वर्ष में ये होप छोड़ देनी चाहिए कि रेट कट होगा, अगले वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2026 में जाकर रेट कट की उम्मीद करनी चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि अभी तो देखिए, ट्रंप साहब तो 20 जनवरी को टेक ओवर करेंगे। जो उनकी टैरिफ की नीतियां हैं वो तो उसके बाद ही लागू होंगी। और जो अनसर्टेनिटी बनी है, वो यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की बात कह रहे हैं। क्या वो आने के बाद यूक्रेन का युद्ध खत्म करेंगे? क्या जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है उस पर कुछ असर पड़ेगा? ये सारी चीजें अब बहुत ही अनसर्टेन हैं कि वो आके ट्रंप साहब क्या नीतियां अपनाएंगे। और अमेरिका ये ग्लोबल जो सिचुएशन है उसको डिटरमिन करता है। तो इसलिए सारी दुनिया में इस समय अनिश्चितता का दौर फैल गया है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो शायद नेटो से भी विड्रॉ करें, जो पहले बार बार थ्रेटन करते थे कि जो यूरोप के देश हैं, अब नेटो के जो देश हैं वहाँ पे भी अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। वो सब आपस में मिलके चर्चा कर रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, कि किस प्रकार से जब ट्रंप आएंगे तो किस प्रकार से वो अपनी नीतियां चलाएंगे। तो जब उनकी नीतियां अभी अनिश्चित हैं, तो हमारी नीतियां भी कैसे जैसे सुनिश्चित हो सकती है? हमको तो देखना पड़ेगा, हमको तो अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाते रहना पड़ेगा, और बाकी वेट वॉच करना पड़ेगा। अगर कोई मेजर कदम बाहर उठते हैं तो उसको हम कैसे डील करेंगे। सर, फिर भी इस वित्त वर्ष में हो जाएगा या FY 26 का नहीं, वेट करें?
वो तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रम्प साहब आएंगे जनवरी में तो वो उनकी नीतियां क्या होंगी और उसके हिसाब से ही हम जो अपनी नीति बना पाएंगे। तो फरवरी में भी जरा मुश्किल ही होगा कुछ इस पे कदम उठाना। तो जो भी होगा वो मुझे लगता है कि उसके अगले उसमें होगा और ये निर्धारित करेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। क्या हो रहा है दुनिया में। 20 जनवरी को ट्रम्प साहब अपना पदभार संभालेंगे, शपथ लेंगे, उसके बाद उनकी नीतियां क्या होती हैं, उसका ग्लोबल पिक्चर पर, ग्लोबल अर्थव्यवस्था पे किस तरह का असर देखने को मिलेगा, उसी पर निर्भर करेगा कि हमारे देश में कब से जो रेट कट है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आप शामिल हुए, सारे सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे अरुण कुमार जी जो बता रहे थे कि अभी फिलहाल ग्लोबल पिक्चर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अनसर्टेन है, काफ़ी अनिश्चितता का माहौल है। इस पॉलिसी में तो छोड़ दीजिए, फरवरी में भी जब पॉलिसी बैठक होगी उसमें भी ब्याज दरों में कटौती हो जाए, इसकी जो संभावना है वो काफ़ी कम नज़र आती है। यानी कि आपकी जो ऊंची लोन की दरें हैं उसमें आपको राहत मिल जाएगी, कोई रेट कट की सौगात मिल जाएगी, ये अभी कम से कम 3 या 4 महीने दूर है। तो इसकी उम्मीद करना आपको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। आप उम्मीद करके चलिए कि FY26 की शुरुआत में हो सकता है कि आपके लिए रेट कट की सौगात आती हुई दिखे। तो इस खास चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए Money9 के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।